हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के इकोनॉमिक्स, और जिसमें पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का एक वीडियो आपको मिल चुका है जिसके अंदर मैंने बजट की डेफिनेशन बताई थी, बजट कब पास होता है, भारत के अंदर कैसे पास होता है ये भी बता दिया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि बजट क्यों बनाया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट। आज क्या बताने वाला हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सा आगे क्या बजट का स्ट्रक्चर, बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो भाई, बजट होता क्या है, आपको पता है कि बजट का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाली कमाई जितनी भी प्राप्ति होगी और फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनका एक ब्यौरा, एक स्टेटमेंट तैयार करके ही बजट होता है। उसी को बजट कहते हैं, उसी को संसद में पास किया जाता है, उसी को अप्रूव किया जाता है कि भाई हम इतना 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 यहाँ से कमाएंगे और इतना 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 यहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, यही है बजट। आप घर में भी बजट बनाते हो, हर जगह बजट बनता है। बिना बजट के संभव नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइज संस्था को चलाना। तो देश तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज है, सरकार तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको चलाना कैसे संभव है। चलिए, तो बजट का जो दो ही मेन हिस्से बनते हैं कि कितनी प्राप्ति हो रही है और कितना खर्च हो रहा है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखवाई है जो मैं आज आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट बजट में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बजट की संरचना, कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जिसे आप कह सकते हो बजट के घटक या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देखो, दोनों नोटिंग यहाँ पे हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो कुछ बच्चे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैंने दोनों नोटिंग की है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको लिखने में भी एग्जाम्स। बजट रिसीट्स, तो दो कंपोनेंट में, एक बजट के रिसीट्स यानी जितने भी बजट के प्राप्तियां एक्सपेक्टेड, आने वाले साल में हम कितना प्राप्त करने वाले हैं, कितना रिसीव करने वाले हैं, कितना कमाने वाले हैं, और एक्सपेंडिचर कितना खर्च करने वाले हैं। दो हिस्से, तो बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। हिंदी में कहा जाए तो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ये दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब बजट रिसीट्स से और क्या मतलब है बजट एक्सपेंडिचर से। तो एस्टीमेटेड मॉनिटरी रिसीट्स, ध्यान दीजिएगा, एस्टीमेटेड मॉनिटरी रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, फ्रॉम ऑल सोर्सेस, उसको कहा जाएगा बजट रिसीट्स। एक लेखा वर्ष में जितना भी एस्टीमेटेड आने वाला है, आपके पास प्राप्त होने वाला है सभी सोर्सेज से, उसको बजट रिसीट्स कहा जाएगा। बजट एक्सपेंडिचर, एस्टीमेटेड मॉनिटरी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल एक्सपेंडिचर, जितना भी मौद्रिक व्यय होने वाला है, अंदाजा, एस्टीमेटेड, अनुमानित, वो आपका बजट एक्सपेंडिचर है। हिंदी में कहा जाए एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले अनुमानित मौद्रिक व्यय को बजट व्यय कहते हैं। हिंदी में इसकी बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय को बजट प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, अब प्राप्तियां भी दो प्रकार की, एक ऐसी प्राप्तियां जिससे आपके असेट्स या लायबिलिटी में फर्क पड़ता है, और ऐसी प्राप्ति जिससे आपके असेट्स और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। तो जिन प्राप्तियों से असेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ता है उसे कैपिटल प्राप्ति यानी कैपिटल रिसीट्स कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। और यदि आपका ऐसे रिसीट्स जिससे असेट्स और लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्तियां कहलाएगी। राजस्व प्राप्ति हिंदी में कैपिटल, पूंजीगत प्राप्ति। लीजिए, तो वो रिसीट्स विच नीदर इंक्रीजेज लायबिलिटी नोर डिक्रीजेज असेट्स, यानी ना तो वो लायबिलिटी बढ़ाएंगे ना ही असेट्स घटाएंगे, पर पैसा फिर भी आएगा। ठीक है, ना तो लायबिलिटी बढ़ाएंगे ना ही असेट्स घटाएंगे, पर पैसा फिर भी आएगा। यदि फिर भी पैसा आ रहा है बिना असेट्स और लायबिलिटी को प्रभाव किए हुए, तो उसे कहेंगे आप रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, वे प्राप्तियां जिनसे ना तो सरकार की देयताएं मतलब लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है,
ऐसे प्राप्तियों को कहते हैं आप रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल किसे कहेंगे? कैपिटल मतलब ऐसे रिसीट्स जिनसे असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित होती है। तो इनसे असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित होती है, इससे असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित नहीं होती, यानी रेवेन्यू वाले से कभी भी असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित नहीं होती। दोज रिसीट्स विच आइदर इंक्रीजेज लायबिलिटीज, या तो लायबिलिटी बढ़ा रही है, और डिक्रीजेज असेट्स, या फिर असेट्स गिरा रही है, ऐसी प्राप्ति को आप क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट्स। यानी सीधी सी बात, असेट्स और लायबिलिटी प्रभावित हो रही है तो फिर वो कैपिटल रिसीट्स है, यानी पूंजीगत प्राप्ति। प्रभावित नहीं हो रही है तो रेवेन्यू। वे प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार की देयताएं बढ़ती है या परिसंपत्तियों में कमी आती है उन्हें पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। जैसे तो रेवेन्यू कौन कौन से हो सकते हैं? सरकार की कमाई जिनसे लायबिलिटी बढ़ जाए या घट जाए। तो कैपिटल की बात करें तो जिनसे लायबिलिटी बढ़ जाए घट जाए, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच दी, गवर्नमेंट ने कंपनी बेच दी तो असेट्स गिर गया। गवर्नमेंट ने लोन ले लिया तो लो लायबिलिटी बढ़ गया, हाँ जी, इसे कैपिटल कहेंगे। पर जिनसे फर्क नहीं पड़ता असेट्स लायबिलिटी पे उसे रेवेन्यू कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है तो असेट्स और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट के। नॉन टैक्स रिसीट्स होते हैं, बहुत सारे फाइन वगैरह जुर्माना वगैरह वसूलती है ना, आप रेड लाइट क्रॉस करते हो वो जुर्माना, फॉर्म भरते हो उसका पैसा, तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं खर्चों की। गवर्नमेंट कुछ खर्चे भी करती है, गवर्नमेंट खर्चे करती है उसको कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है बजट एक्सपेंडिचर, वो भी दो प्रकार की है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। इसका हिंदी वर्जन मैंने लिखा नहीं है, सेम ऐसा ही है, तो आप इसका हिंदी बना लीजिएगा। दोज एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीजेज असेट्स, भाई देखो खर्चा करोगे तो असेट्स बढ़ेगा, नोर डिक्रीजेज लायबिलिटी, ठीक है, खर्चा करोगे तो लायबिलिटी घटेगी। पर ये कहता है नहीं, इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो असेट्स बढ़ना चाहिए ना लायबिलिटी घटनी चाहिए। तो फिर ऐसे खर्चे को कहेंगे हम रेवेन्यू खर्चा। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट सैलरी देती है, सरकारी नौकरों को, तो उससे सरकार की संपत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही लायबिलिटी कम होती है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज वगैरह देती है तो उससे सरकार की संपत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जिसको खर्च करके आपके पास या तो असेट्स आ जाती है या फिर लायबिलिटी कम हो जाती है। दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीजेज असेट्स और डिक्रीजेज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने ज़मीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, ठीक है, ऐसी चीज़ें यदि आपने खरीद लिया तो फिर वो क्या कहलाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी बात, मैंने शॉर्ट तरीके से आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स आपको बता दिया, यानी बजट का स्ट्रक्चर बता दिया है। आगे का हिस्सा डिटेल्स में आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद है वीडियो में सारी बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।